नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंखधार और शुरू करते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम बोनस पॉइंट। आज घरेलू खबरें भी काफी हैं और विदेशी खबरें तो बड़ी हैं ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, वहां से काफी कुछ खबरें निकल के आ रही हैं और टैरिफ वॉर के एक बार नए नियम लिखे जा रहे हैं। कुछ नया कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने। क्या किया है, क्या असर होगा, ये सब कुछ जानेंगे। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ हर रोज की तरह द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आप देखिए ऑन द शो, आज क्या क्या बताएंगे, क्या क्या दिखाएंगे, क्या क्या समझाएंगे। शुरुआत गेहूं की खबर के साथ। महंगा हुआ गेहूं, महंगाई पर इसका क्या असर दिखेगा, ये जानेंगे। कर्नाटक में माइक्रो फाइनेंस पर आया कानून, क्यों लाया गया ये कानून, क्या जरूरत थी इसकी, ये समझेंगे। बीमा कंपनियां ला रही हैं आईपीओ, गिरते बाजार में कैसे संभलेंगे ये आईपीओ और क्यों लाने पड़ रहे हैं आईपीओ, ये जानेंगे अंशुमान जी से। क्रिप्टो के बड़े घोटाले का पर्दाफाश, किस तरीके के लेन देन पकड़े गए, ईडी ने बड़ी संपत्ति जब्त की है, इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती बताई जा रही है। ये सब कुछ जानेंगे इस खबर में। आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका से अपना विंड पावर का जो प्रोजेक्ट था वो अदानी ने विड्रॉ कर लिया। क्या वजह रही, क्यों किया विड्रॉ, श्रीलंका पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सब कुछ टटोलेंगे। स्पैम के आगे टेलीकॉम कंपनियों ने घुटने टेके। ट्राई जुर्माने पे जुर्माने लगा रहा है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां इस पर सख्ती नहीं कर पा रही हैं, नकेल नहीं कस पा रही हैं। एक ये खबर होगी। विदेशी वकील भारत में करेंगे प्रैक्टिस। जी हां, सरकार रास्ता साफ करती दिख रही है। क्या कुछ हुआ, ये जानेंगे। और उसके बाद अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में जानेंगे और भारत और अमेरिका के बीच जिस तरीके की डील पर चर्चा हो रही है ये जानेंगे। प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया, गले मिले, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बाद डील में क्या हुआ ये जानेंगे हम अपनी विशेष कवरेज में। नई फसल की आवक से ठीक पहले गेहूं की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। बीते एक हफ्ते के दौरान थोक बाजार में कीमतें करीब 5% बढ़ गईं। 6 मार्च को दिल्ली में गेहूं का थोक भाव 3100 रुपये प्रति क्विंटल के नीचे था, जो 13 मार्च को बढ़कर 3250 रुपये हो गया। गेहूं की कीमतों में ये तेजी ऐसे समय पर आ रही है जब केंद्रीय पूल में जो स्टॉक है पिछले साल से ज़्यादा है। 1 फरवरी को केंद्रीय पूल में करीब 162 लाख टन स्टॉक दर्ज किया गया था। पिछले साल इस दौरान केंद्रीय पूल में करीब 132 लाख टन का स्टॉक था। सर, महंगाई के आंकड़े अभी 2 ही दिन पहले आए, हम कह रहे थे राहत मिली है, फूड प्राइसेस की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन अब ये गेहूं महंगा होते दिख रहा है, कीमतें ज़्यादा दिख रही हैं। क्या आपको लगता है महंगाई पर इसका क्या असर दिख सकता है? शुभम, गेहूं के मामले में हम वापस पिछले साल जैसी परिस्थिति में पहुंच रहे हैं। दोनों चीजें सही हैं। सरकार के पास स्टॉक भी अच्छा है और 1 फरवरी को सरकार ने जो ओपन मार्केट में वीट जारी किया था, सेल के लिए वीट जारी किया था, उसकी मात्रा भी बढ़ाई थी ताकि कीमतों में कमी दिखाई दे। लेकिन अब फिर सरकार की खरीद शुरू होने से पहले गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी दिखने लगी और काफी ठीक ठाक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। सरकार के स्टॉक का आंकड़ा आपके सामने डेटा पॉइंट में है कि सरकार का स्टॉक पिछले साल 2 साल की तुलना में अगर आप देखें तो बेहतर है। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। गर्मियों का, पिछले साल की तरह गर्मियों की शुरुआत जल्दी हो गई है। अभी भारत के अधिकांश हिस्सों में गेहूं की फसल पकने की करीब है और कुछ जगह हार्वेस्ट शुरू होने वाला है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने, कृषि विशेषज्ञों ने अभी तत्काल फसल पर किसी असर की संभावना नहीं जताई है, लेकिन मौसम को करीब देखते हुए और पिछले साल के तजुर्बों के आधार पर बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ना शुरू हो गई है। इसका सबसे पहला असर हमें सरकार की खरीद पर दिखाई देगा, क्योंकि अगर गेहूं की महंगाई यही इसी स्थिति में बनी रही तो लगातार पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि सरकार अपनी गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाती है। सरकारी कांटों पर, सरकारी मंडियों में खरीद के लिए गेहूं नहीं पहुंचेगा। महंगाई के मामले में यहां से चिंता शुरू होती है। हमने महंगाई के आंकड़े पर भी बात की थी और उसमें हमने बताया था कि भारत में खाद्य महंगाई और खासतौर से अनाजों की महंगाई लंबे समय के बाद 7% से नीचे आई है। 6% के आसपास की महंगाई दर हमें, खुदरा महंगाई दर अनाज में दिखाई दी थी, लेकिन गेहूं की कीमतों में यह बढ़ोतरी अब फिर अनाज की महंगाई को बढ़ाएगी, जो रिजर्व बैंक के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए, इस पूरे मुद्दे पर हमने विशेषज्ञ से भी बात करने की कोशिश की। क्या आपको लगता है मौसम की स्थिति क्या रहने वाली है, क्या कुछ हो सकता है? और आप देखिए क्या कहा उन्होंने। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी का कहना है कि देश भर में मौसम अभी गेहूं की फसल के अनुकूल है, फसल बेहतर स्थिति में, कहीं से फसल में रोग लगने की रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। मौसम और फसल के मौजूदा हालात को देखते हुए कहा जा सकता है
कि इस साल देश में गेहूं का जो उत्पादन है 11.5 करोड़ टन रह सकता है। तो ये पूरी स्थिति है। अब देखना यह है कि महंगाई के आंकड़े में जो ये फूड इन्फ्लेशन है इसका हिस्सा कैसा रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी छोटे लोन लेते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कर्नाटक सरकार ने एक नया कानून पास किया है जो लोन लेने वालों को परेशानियों से बचाएगा। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो छोटे छोटे लोन देती हैं वो कई बार ब्याज और रिकवरी के नाम पर लोगों पर दबाव डालती हैं, खासतौर पर महिलाओं पर, किसानों पर, छोटे व्यापारियों पर। कर्नाटक में ऐसे नियम बने हैं कि अब वहाँ पर किसी से ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। किसानों के नियम बने, कर्नाटक में नियम बने, ये नज़ीर बनेंगे तो दूसरे राज्यों में भी आएंगे। लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से कानून लाया गया। सर, इस पर आपकी टिप्पणी। कर्नाटक ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। ये नया ऑर्डिनेंस है, मतलब कानून के से पहले इसको ऑर्डिनेंस के तौर पर जारी किया गया है। और इसमें माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को की तरफ से जो लोन की वसूली के लिए कार्रवाई की जाती है, उसमें जब लोग समय पर पेमेंट नहीं करते हैं और तमाम तरीके से उत्पीड़न किया जाता है, उस पर सख्ती की गई है। ये कानून इसलिए हमारी आज खबर हमारे बोनस पॉइंट के रनडाउन का हिस्सा बना, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी राज्य सरकार ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर इस तरह सीधे कानून की व्यवस्था की है। आमतौर पर हमें पता है शुभम कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आरबीआई के नियंत्रण में आती हैं और ये वित्तीय क्षेत्र का मामला है। लेकिन राज्य सरकारों की तरफ में लगातार उनके पास इस तरीके की शिकायतें आ रही थी कि माइक्रो फाइनेंस पर दिए गए लोन की वसूली के लिए लोगों का उत्पीड़न किया जाता है और उसके बाद लोग आत्महत्या करते हैं। तो ये कानून पहली बार इस तरीके के प्रावधान लेकर आया है कि यदि कोई व्यक्ति कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी या माइक्रो फाइनेंस लेंडर किसी ग्राहक का उत्पीड़न करता है तो उसे जेल में भी डाला जा सकता है। अगर कोई कोर्सिव एक्टिविटी यानी कोई उत्पीड़न और दबाव के जरिए वसूली की जाती है तो उसे फाइन लगाना होगा। और ये अपने तरीके की एक नजीर है जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में पहली बार कर्नाटक से निकल कर आ रही है। इसका असर हमें शायद आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी दिखाई देगा। इस समय ये बात इसलिए और भी चर्चा में है क्योंकि ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां चुनौती में हैं। हमने इस पर चर्चा भी की थी अपने बोनस पॉइंट में। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास डिफॉल्ट तेजी से बढ़ भी रहे हैं, इसलिए और भी ज्यादा इन राज्यों में सख्ती है जहां माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने कर्ज दे रखे हैं और उसकी वसूली के लिए वो सारे हथकंडे अपनाती हैं जिन पर लगातार चर्चा होती रही। अगर आप बीमा क्षेत्र में निवेश करने में रुचि रखते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। भारत की 9 प्रमुख बीमा कंपनियां अपने आईपीओ लाने की योजना बना रही हैं और उसके लिए उन्होंने बीमा नियामक IRDAI को रिपोर्ट सौंपी है। इन कंपनियों में HDFC एर्गो, SBI जनरल, बजाज अलायंस लाइफ, बजाज अलायंस जनरल, टाटा AIA और टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस शामिल हैं। सर, पहला सवाल तो यही कि बीमा कंपनियां अचानक इतनी बड़ी कतार लगाए आईपीओ के बाजार में क्यों आना चाह रही हैं, क्यों ला रही हैं आईपीओ? शुभम, हालांकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है बीमा कंपनियों के लिए कि उनको बाजार में अपने आप को सूचीबद्ध कराना है, लेकिन IRDA कंपनियों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और उनके कारोबार को और पारदर्शी बनाने के लिए, जैसा हमें पता है कि जब कोई कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है तो निवेशकों की और बाकी रेगुलेटर्स की उस पर निगाहें होती हैं। बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रेरित कर रही है और उन्हें आगे बढ़ा रही है। पर यह ऐसा पहली बार है जब एक साथ लगभग 9 कंपनियां, जिसमें जनरल इंश्योरर्स भी हैं, जिसमें लाइफ इंश्योरर्स भी हैं, वो एक साथ बाजार में आ रहे हैं। ये बड़ी संख्या है और अगर ये सारी कंपनियां आईपीओ लेकर आती हैं तो भारत के बीमा बाजार में लगभग में लिस्टेड कंपनियों का जो स्पेस है वो काफी बड़ा होगा। करीब करीब 10 बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने IRDA को अपने प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें बजाज अलायंस, बजाज है, टाटा AI है, टाटा AIG है, जनरल इंश्योरेंस है, जिनमें लगभग 9 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्रस्ताव IRDA के पास सक्रिय विचार के लिए गए हुए हैं। ये आने वाले समय में बाजार में कितनी इक्विटी जारी करेंगी, उसकी क्या प्राइसिंग होंगे, उनके लिए कौन कौन से मैंडेटरी रेगुलेशन नॉर्म होंगे, क्योंकि उन्हें सेबी के अलावा IRDA के नियमों को भी पालन करना होगा, ये हमें देखना होगा। पर बीमा स्पेस में खासी एक्टिविटी, खासतौर से प्राइमरी मार्केट में बीमा स्पेस में काफी दिलचस्प और उत्साहवर्धक एक्टिविटी हमें आने वाले समय में दिखाई देगी। सर, माहौल तो अभी अच्छा है नहीं, बाजार लगातार गिर रहा है, संभलने का नाम नहीं ला रहा है। ऐसे में अगर ये आईपीओ आते हैं, आपको क्या लगता है, या तो इंतजार करेंगे या इस बाजार में ये संभल पाएंगे? मुझे लग रहा है कि आईपीओ तात्कालिक तौर पर अभी तैयारी शुरू हो रही है क्रमशः आने वाले दिनों में शायद आईपीओ आएंगे, लेकिन बीमा कंपनियों ने इच्छा अपनी जताई है और IRDA से अप्रूवल के बाद ही किसी सीमा तक आगे जाकर
तब तक ये आईपीओ फाइनली बाजार में आएंगे, ये हमें देखना होगा। लेकिन कंपनियां इसकी तैयारी कर रही हैं कि उन्हें उनको बाजार से पूंजी जुटानी। चलिए, क्रिप्टो करेंसी में आपकी रुचि है तो जरा ध्यान से इस खबर को सुनिए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक 2.4 बिलियन डॉलर क्रिप्टो ग्लोबल पोंजी स्कीम की जांच के तहत 1646 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इस घोटाले के जो मास्टरमाइंड थे सतीश कुंभानी, उनको अहमदाबाद में ट्रेस किया गया। घोटाले 40 से अधिक देशों में सैकड़ों निवेशकों को धोखा देने से जुड़ा है। ईडी ने एक ही दिन में 1646 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्रिप्टो पर। सर, किस तरह के लेन देन पकड़े गए हैं ईडी की ओर से इस पूरे घोटाले में? ये क्रिप्टो की दुनिया का बेहद सनसनीखेज घोटाला है, जो अंतरराष्ट्रीय घोटाला था। 2022 में सैन डिएगो की अमेरिका में अदालत ने इस कंपनी के फाउंडर, जिसका नाम बिट कनेक्ट था, इसके फाउंडर मिस्टर कुंभानी को क्रिप्टो पूंजी स्कीम चलाने का दोषी पाया था। और यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जो कि सेबी का प्रतिस्पर्धी है, वहां पर एसईसी ने उसने भी कोर्ट में फाइलिंग में कहा था कि कुंभानी ने दुनिया में बहुत सारे लोगों को के लिए पूंजी स्कीम चलाई और उससे पैसा कमाया था। कुंभानी के बारे में वहां अदालत में रिपोर्ट किया गया था, शुभम, कि वो भारत भागकर भारत आ गए और भारत में कहीं छिप गए। इनका काम बड़ा अजीबोगरीब था और ये क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोगों को ध्यान देना चाहिए। 2016 में कुंभानी ने कहा था कि उन्होंने एक नई ब्लॉकचेन क्रिएट की है जिसका नाम बिट कनेक्ट है, और उस बिट कनेक्ट के नाम पर उन्होंने एक लेंडिंग प्रोग्राम जारी किया गया था, जिसमें कि बिट कनेक्ट कॉइन्स जारी किए जाते थे, लोग उनको खरीदते थे और उससे लाखों लोगों ने पूरी दुनिया में इन बिट कनेक्ट कॉइन्स में निवेश किया और उसमें पैसा दिया, जबकि पूरा सिस्टम फ्रॉड था। और ये माना जाता है करीब 3 से 4 बिलियन डॉलर का 3.4 बिलियन डॉलर का निवेश उन्होंने जुटाया था। 2022 से मामला चल रहा है, वहां की अदालत ने नोटिस जारी किया था और अब आज भारत में ईडी ने लगभग 1646 करोड़ रुपए के आसपास की एसेट्स या संपत्तियां सीज की हैं इस क्रिप्टो स्कैंडल में, जो एक भारतीय ने पूरी दुनिया में किया था। अडानी ग्रुप ने श्रीलंका के 2 विंड पावर प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का फैसला किया। इन प्रोजेक्ट की कुल 500 मेगावाट क्षमता थी और इन्हें श्रीलंका की सरकार से मंजूरी मिल चुकी थी। ये फैसला ऐसे समय पर हुआ जब श्रीलंका अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी निवेशकों की ओर देख रहा है। अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का कारण स्पष्ट नहीं किया, लेकिन संभावना ऐसी जताई जा रही है कि कुछ फाइनेंशियल फैक्टर्स, लोकल पॉलिटिक्स और बिजनेस की स्ट्रेटजी ऐसी है जिसकी वजह से ये फैसला हो सकता है। सर, श्रीलंका की साइड से आप देखें तो ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है और श्रीलंका पर इसका क्या असर हो सकता है? ये ताजी कंट्रोवर्सी थी। अगर हमें याद हो, 484 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, अडानी का विंड प्रोजेक्ट था, इस पर श्रीलंका में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। और हाल में जब श्रीलंका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, तो जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके, उन्होंने पिछले साल इस बात का वादा भी किया था कि वो इस प्रोजेक्ट की पूरी एनालिसिस करेंगे और इसकी इनकरेक्ट प्रोजेक्ट्स को बंद करेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है श्रीलंका के सूत्रों के हिसाब से, श्रीलंका सरकार के भीतर के सूत्रों के आधार पर, कि इस प्रोजेक्ट की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल थे और उन सवालों के कारण श्रीलंका की सरकार इसे आगे नहीं ले जाना चाहती थी। अगर आप पिछले साल श्रीलंका के चुनाव के करीब की चर्चाएं देखें तो उसमें ये प्रोजेक्ट जो अडानी का निवेश था विंड एनर्जी का, ये चर्चा में रहा था। और इसलिए बाद में अडानी समूह ने इस मामले में श्रीलंका का जो सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके साथ चर्चा के बाद इससे वापस निकलने का फैसला किया। इसमें इन्वायरमेंट रिलेटेड भी कुछ इशू थे। प्रोजेक्ट में ये था कि ये प्रोजेक्ट एक बर्ड कॉरिडोर है और जो लोकल उसे प्रभावित करेगा और आसपास में जो फिशिंग कम्युनिटी है, जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, उनके हितों पर भी असर डालेगा। अडानी समूह ने शुभम वहां करीब 5 बिलियन डॉलर का निवेश भी किया था प्री डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, इस प्रोजेक्ट का बेस तैयार करने के लिए, और सभी जरूरी क्लियरेंसेस हासिल कर लिए थे और 20 पावर परचेज एग्रीमेंट भी कर लिए गए थे श्रीलंका में इस विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से निकलने वाली बिजली को श्रीलंका के नेशनल ग्रिड तक बेचने के लिए। क्या आप भी स्पैम कॉल और एसएमएस से परेशान हैं? तो ये खबर आपके लिए है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने स्पैम कॉल और एसएमएस पर लगाम कसने के लिए नए और सख्त नियम लागू किए। अब अगर टेलीकॉम कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती तो उन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पे 2 लाख का है, दूसरी बार में आपने उल्लंघन किया तो 5 लाख का और तीसरी बार किया तो 10 लाख का जुर्माना है। सर, सख्ती पहले भी कई तरह से हो चुकी है, कई बार कोशिश सरकार की ओर से, टेलीकॉम कंपनियों की ओर से की जा चुकी है, लेकिन इससे निजात नहीं मिल रही है। क्या वजह है? क्या टेलीकॉम कंपनियों ने एकदम घुटने ही टेक दिए हैं कि अब भैया हम इससे नहीं निपट सकते? क्या आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? स्पैम कॉल रुक नहीं रही, हम सब लोगों ने महसूस कर रहे हैं। आने वाली हर तीसरी कॉल, चौथी कॉल किसी न किसी तरीके की टेली मार्केटिंग या स्पैम की कॉल होती है। पर यह मामला अब रेगुलेटर बनाम कंपनी में बदलता जा रहा है। पिछले साल तक नवंबर दिसंबर तक नियामक टीआरआई और जो टेलीकॉम कंपनियां थी, 3 ही प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो और वोडाफोन, ये मिलकर एक साथ काम कर रही थी। शुभम, और इस बात की कोशिश की जा रही थी, आपको याद होगा, एक आर्किटेक्चर बनाने की बात कही गई थी। जो टेली मार्केटर हैं उनके लिए डेडिकेटेड नंबर्स रखने की बात कही गई थी, मॉनिटरिंग की बात कही गई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की शर्तें रखी गई थी, ये सब चीजें की गई थी। लेकिन इसके बाद भी ना तो टीआरआई और ना ये ऑपरेटर मिलकर वो स्पैम कॉल रोक सके। अब हो रहा है ये कि टीआरआई इस पूरी प्रक्रिया में, पिछले 1 साल की इस पूरी प्रक्रिया में अब बहुत सख्ती करने की तरफ बढ़ रहा है। जैसा आपने बताया कि अब टेलीकॉम कंपनियों पर पेनाल्टी लगाई जाएंगी, उन पर दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा अगर वो स्पैम कॉल नहीं रोक पा रही। टेलीकॉम कंपनियां अब थोड़ा इस पर नाराज हैं और उन्होंने अपने जवाब में टीआरआई से कहा है कि सारे नियम हमारे ऊपर ही क्यों लागू किए जा रहे हैं। किसी भी तरीके से जो टेली मार्केटियर हैं, जो लोग कॉल कर रहे हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, टेली मार्केट बैंकर्स हैं, जो बाकी लोग काम, जिनका जिनका नेटवर्क काम कर रहा, उन्हें इस व्यवस्था में क्यों शामिल नहीं किया जाता? उनके ऊपर क्यों पाबंदी नहीं लगाई जाती? सारी जिम्मेदारी केवल टेलीकॉम कंपनियों की ही क्यों है? और इसलिए ऐसा लगता है कि ये मामला थोड़ा अब आगे बढ़ेगा और किसी तरीके के विवाद की शक्ल लेगा, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां अपनी तरफ से कह रही कि उन्होंने सारी कोशिश कर ली है, लेकिन वो प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल्स को रोक पाना उनके लिए संभव नहीं हो रहा है। बहरहाल झगड़ा रेगुलेटर और ऑपरेटर के बीच में है। उपभोक्ता पिस रहा है, परेशान है कि उसको हर तीसरी कॉल कहीं ना कहीं से किसी न किसी स्पैम के कॉल के तौर पर आती है, जो उसे उठानी पड़ती है। भारत में विदेशी लॉ फर्मों के आने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने एडवोकेट्स एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे विदेशी लॉ फर्म भारत में काम करने की अनुमति मिल सकेगी। साथ ही सरकार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। दरअसल सरकार चाहती है कि विदेशी लॉ फर्में भारत में आकर काम करें, जिससे कानूनी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़े और गुणवत्ता में सुधार हो। सर, तो क्या माना जाए, विदेशी वकील अब भारत में आकर प्रैक्टिस करेंगे? हाँ, ये मामला थोड़ा दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। ये भी, जब भी भारत के एडवोकेसी के एडवोकेट्स के बाजार को या लीगल प्रोफेशन के बाजार को विदेशी निवेश के लिए खोला जाने की बात होती है, तो इससे पहले भी इस पर सवाल उठते रहे। लेकिन अब बार काउंसिल इंडिया के साथ मिलकर सरकार ने कानून में बदलाव करने का फैसला किया है और विदेशी लॉयर और विदेशी लॉ फर्म्स को भारत में आने की इजाजत देने की जमीन तैयार हो गई है। अब इस मामले को वकील किस तरह से लेते हैं, भारत के लॉ सिस्टम में ये किस तरह से लिया जाता है, लेकिन जो रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इंडिया 2022 रूल्स है बार काउंसिल के, वो अब इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि विदेशी लॉ और फॉरेन लॉ फर्म भारत में काम कर सकती है और इसके बदले उन्हें, उन देशों को, भारतीय वकीलों को भी वहां काम करने की छूट देनी होगी। चलिए, अब चलते हैं अमेरिका। अमेरिका की जो पूरी घटनाक्रम है अमेरिका का, उसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक में हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा की, और दूसरे में जो ट्रंप की ओर से, अमेरिका की ओर से नए टैरिफ्स की बात चल रही है या नए नियम बदलने की बात चल रही है, मैं ये कहूँगा उस पर। तो पहले यात्रा की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। वॉशिंगटन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, जिसमें ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। अगर हेडलाइन बनाने की बात करें तो हेडलाइन तो ऐसे बनाई गई कि दोनों देश 2030 तक $500 अरब का व्यापार लक्ष्य हासिल करेंगे। दोनों लोग बिजनेस बढ़ाएंगे और बिजनेस करेंगे। सर, अगर डील के फाइन प्रिंट्स पर बात करें, ठीक है, हेडलाइन समझ में आ गई, गर्मजोशी से मिलना, हाथ मिलाना, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर फाइन प्रिंट्स देखें डील्स के, तो कहां से आपको लिखता है 3-4 बड़ी बातें अगर आप बता सकें तो? अब बेहद महत्वपूर्ण बातचीत थी और शुभम, पूरी रात हम इसे क्लोजली फॉलो करते रहे। भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और भविष्य की दृष्टि से ये डील और इसके बाद आया ज्वाइंट स्टेटमेंट और उसके पैरेलल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाए गए कदमों को हमारे लिए गहराई से समझना जरूरी है।
आमतौर पर डिप्लोमेटिक वार्ताओं में, कूटनीतिक वार्ताओं में जो प्रदर्शन होता है, जो पोस्चरिंग होती है, वो बिल्कुल अलग होती है और जो वास्तविकता उसके पीछे होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। एक बड़ा ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया रात में, भारतीय समय के अनुसार रात में ये बैठक खत्म हुई और उसके बाद बड़ा ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। तो हम पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उससे निकल कर क्या आया, फिर हमें देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कितने आक्रामक थे इस बैठक में और उन्होंने प्रधानमंत्री को बगल में खड़े करके के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए और भारत बहुत हाई टैरिफ लगाता है, बातें बार बार कही और जो उन्होंने फैसले लिए उसका असर समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब का एक शेर है ना कि आ, देकर खत हाथ में मुंह देखता है नामावर, कोई पैगाम है जबानी और है। तो ये जो स्टेटमेंट आया, इसके साथ जो जबानी पैगाम था वो कुछ दूसरा था। स्टेटमेंट में तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे करीब से समझना जरूरी है। पहली चीज, बिल्कुल सामान्य रूप से सारी डिप्लोमेटिक वार्ताओं और डिप्लोमेटिक जार्गन्स और चाशनी को किनारे करें, अमेरिका ने भारत से एक कहा कि तात्कालिक तौर पर उसे भारत के साथ नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट पर हस्ताक्षर करने चाहिए, हुए नहीं। और क्या खरीदना चाहिए? जेवलिन नाम की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स खरीदनी चाहिए और स्ट्राइकर नाम की का जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं जो भारत को खरीदने चाहिए और उसके बाद भारत में इसका को प्रोडक्शन होगा, तकनीक का ट्रांसफर होगा और भारत में वो बनाए जाएंगे। बाद में यह भी कहा गया कि परोक्ष रूप से, हालांकि वो इस प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट उसका हिस्सा नहीं था, कि अमेरिका अपने जेट विमान जो फाइटर जेट F-35 है वो भी भारत को बेचना चाहता है। हालांकि भारत की तरफ से उस पर भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी गई क्योंकि भारत सुखोई के उस मिराज और सुखोई के बेड़े तैयार कर रहा है। लेकिन ये बात रेखांकित की गई उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कि भारत के डिफेंस इन्वेंट्री में अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़ रही है। हेलीकॉप्टर्स हैं ग्लोब मास्टर हैं, पोसाइडन एयरक्राफ्ट है, चिनूक है और बहुत सारे अपाचेज हैं, हार्पून एंटी-शिप मिसाइल, इनकी पूरी लिस्ट उस स्टेटमेंट में दी गई। तो पहली चीज तो ये कि ट्रंप बड़े व्यापारी हैं और ट्रंप ने सबसे पहले भारत के को डिफेंस के का सामान बेचने की बात कही। भारत की तरफ से उस पर ज्वाइंट स्टेटमेंट था तो भारत कहीं ना कहीं सहमत था। अब ये डील्स कैसे आगे होंगी, इनका वैल्यूएशन क्या होगा, भारत कितनी चीजें खरीदेंगे, इस पर हमें आगे देखना होगा। ये डिफेंस की साइड का जो पूरा हिस्सा था ज्वाइंट स्टेटमेंट का, ये उसका फलित अंदर हमें दिखाई देता है। दूसरी एक बात, अगर आप बोनस पॉइंट नियमित रूप से सुनते रहे हैं दर्शक और देख रहे हैं और जैसा हम लोग बताते रहे हैं, भारत की तरफ से टैरिफ्स को लेकर, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर तो कुछ नहीं कहा गया। इस बयान में आधिकारिक रूप से इस बयान में कुछ नहीं कहा गया। यह कहा गया कि $500 बिलियन का ट्रेड भारत और अमेरिका के बीच 2030 में होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई, जिस पर हमने संकेत भी दिया था अपने बोनस पॉइंट में, कि भारत और अमेरिका म्यूचुअली बेनिफिशियल मल्टी सेक्टर बायोलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी भारत और अमेरिका के बीच किसी न किसी तरीके की ट्रेड डील का दरवाजा यहां से खुला है। स्टेटमेंट ये कहता है कि 2025 के अंत तक, मतलब इस साल के अंत तक, भारत और अमेरिका के बीच पहले चरण की डील पर चर्चा शुरू हो जाएगी जिसमें दोनों देशों को लाभ मिलेगा। ये भारत की तरफ से खोला गया एक दरवाजा है। और जैसा हमने आपको कल बताया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो अभी आ रहे हैं, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, उसका नुकसान उन देशों को कम हो रहा है जिन्होंने अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड डील्स कर रखी है और अमेरिका के आयात को सस्ता करने के लिए अपने बाजार को खोल रखा है या वहां ड्यूटीज नीचे कम कर रखी है। इसके अलावा चर्चा टैरिफ पर और बाकी चीजों पर कोई बड़ी चर्चा नहीं हुई। तो ये दो चीजें इसमें निकल कर आई। तीसरी चीज थी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि भारत अमेरिका से तेल का, गैस का आयात करेगा। हालांकि कोई बड़ी डील खुलकर नहीं हुई सामने, लेकिन भारत की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया है कि भारत अपने एनर्जी सप्लायर्स की वरीयता में उसे शामिल करेगा। बल्कि चर्चा ये भी थी कि भारत से मांगा गया है कि वो भारत अमेरिका को अपना नंबर 1 पहला एनर्जी सप्लायर बनाए। पर यहाँ हमें दुविधा दिखाई देती है। हमने जिस पर कल चर्चा की थी कि रूस और मिडिल ईस्ट के साथ भारत के जो संबंध है और वहां से जो सस्ता कच्चा तेल मिलता है, उसको देखते हुए अभी यहाँ कोई बड़ी तस्वीर साफ नहीं है। न्यूक्लियर डील पर दोबारा चर्चा हुई है और जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है उसको आगे बढ़ाने का और उसका लाभ लेने की बात की गई है। इसके अलावा बाकी चीजें डिप्लोमेटिक दोस्ती बेहतर करने के लिए, दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर करने से आदि से जुड़ी हुई। अमेरिका ने अब ट्रेड गेम के नए नियम बना दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया है। मतलब
क्या है इनका कि अगर कोई देश अमेरिकी सामान पर ज़्यादा टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी उतना ही टैक्स उस देश के सामान पर लगाएगा। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है जहां अमेरिकी सामान पर पहले ही ऊंचे टैक्स हैं। तो एक एक करके रेसिप्रोकल टैक्स के अलग अलग आयाम को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सर, हम अपनी ही बात सबसे पहले, भारत को ये टैरिफ किस तरीके से प्रभावित करेंगे? रेसिप्रोकल टैरिफ अगर लगाने का फैसला किया गया और लग गए मान लीजिए, तो भारत को ये किस तरह प्रभावित करेंगे? शुभम, ये वही पैगाम ज़बानी था जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में नहीं बल्कि अपनी प्रेस वार्ता में स्पष्ट रूप से भारत को और भारत के उद्योग को दिया, और उसका असर हमें भारतीय बाजार पर दिखाई दिया। और हमें समझना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ कनाडा, ब्राजील या मैक्सिको, कनाडा, मैक्सिको या चाइना पर लगाए गए थे, उनका असर उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर जितना गहरा है, उससे ज्यादा बड़ा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस रेसिप्रोकल टैरिफ का है, जैसे का को तैसा जैसा टैरिफ का है। और इसके साथ पूरी दुनिया में टैरिफ के नियमों की पूरी तस्वीर ही उथल पुथल हो गई है, क्योंकि अमेरिका दुनिया में सबसे कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाला देश है और दुनिया के बाकी देश अमेरिका के सामान पर ऊंची कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। तो अमेरिका ने सैद्धांतिक रूप से टैरिफ को बढ़ाने की और टैरिफ ऊंचे करने की के फैसले को मंजूरी दे दी है। अब आप ध्यान से देखें डेटा पॉइंट में, हमें समझ में आएगा कि परिस्थिति क्या है। पहले इससे पहले हम भूमिका समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने के एक दिन पहले सोशल मीडिया पर, सोशल चैनल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बड़ी घोषणा करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने इस यात्रा से ठीक पहले उस ऑर्डर का संकेत दिया। फिर उसके बाद उन्होंने इस यात्रा के तत्काल बाद रेसिप्रोकल टैरिफ के मेमो पर हस्ताक्षर कर दिए और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि भारत की इंपोर्ट ड्यूटीज और भारत के टैरिफ बेहद ऊंचे हैं और इसलिए अमेरिका इससे कोई समझौता नहीं कर सकता, हम वैसे ही टैरिफ लगाएंगे। आपको याद होगा ट्रंप अपनी पिछले दौरे के दौरान भी, पिछले राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान भारत को टैरिफ किंग कह चुके थे। अब यहां समझना जरूरी है कि भारत का जो MFN स्टेटस है, जिन देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया जाता है, ये व्हाइट हाउस के आंकड़े जो बताते हैं, उसमें MFN स्टेटस पर भारत करीब करीब 39% टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका के टैरिफ, एवरेज टैरिफ इससे काफी कम है, 5% से नीचे है। जैसे उदाहरण के लिए भारत US मोटरसाइकिल पर 100% टैरिफ लगाता है, जबकि भारत से अगर मोटरसाइकिल अमेरिका में जाती है तो उसमें 2.4% का टैरिफ लगता है। हम डेटा पॉइंट में देखने की कोशिश करेंगे इस बात को कि एवरेज जो अमेरिका से के टैरिफ का रेट है और भारत का जो औसत टैरिफ रेट है, उसमें करीब करीब 6 से 7% का फर्क है। एवरेज टैरिफ जो वेटेज इंपोर्ट टैरिफ है भारत में वो 9.5% है और अमेरिका में 3% है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका भारत के रेसिप्रोकल टैरिफ की प्रक्रिया में कम से कम भारत के इंपोर्ट्स पर 15% तक टैरिफ का असर आएगा, जो 3% से 15% कर दिया जाएगा कई सारे क्षेत्रों में। इसमें ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और भारत के वाइन से एग्री उत्पाद हैं, इन पर गहरा असर पड़ेगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत के साथ उनका ट्रेड सरप्लस है, यानी भारत को व्यापार में ज्यादा फायदा होता है। 2024 में $28 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था। ये जो चीजों की लिस्ट आपको सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इसे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जेम्स ज्वेलरी, ड्रग, फार्मा एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ की स्थिति क्या है। भारत के अलावा जो दूसरे देश इसके साथ सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वो हैं थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड और वियतनाम भी ऐसे देश हैं जो अमेरिका से आने वाले सामानों पर ऊंची इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। सर, लेकिन अब सीधी सी बात है, भारत पर तो असर होगा, समझ में आता है, लेकिन क्या अमेरिका के लिए फायदा ही फायदा है, उनके अपने लिए भी ये बड़ी मुसीबत है? नहीं, अमेरिका के लिए इसका मतलब ये एक तरीके का अगर हम डिफेंस की भाषा में बात करें तो एक किस्म का कोलेटरल डैमेज है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को डैमेज कर रहा है। और कल ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने अलग किसी कार्यक्रम में कही कि हाँ, थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ेगी, लेकिन हम इस प्रक्रिया में को नहीं चला सकते कि हमारे जो पार्टनर और एलाइज हैं वो हमको नुकसान पहुंचाते जाएं, हमारे सामानों पर ऊंची टैरिफ लगाते जाएं और हम उनका सामान सस्ते में अपने बाजार में आने दें। तो ट्रंप इस कोलेटरल डैमेज के लिए तैयार है। रेसिप्रोकल टैरिफ के असर से अगर हम डेटा पॉइंट में देखने की कोशिश करें, भारत और US के बीच जो गुड्स का ट्रेड उसका आंकड़ा हमारे सामने है और जो ट्रेड डेफिसिट है भारत और US के बीच में हमको दिख रहा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इसका असर बेहद गहरा होने वाला है। रेसिप्रोकल टैरिफ से अमेरिका के GDP में करीब 0.4 से 1.3% के आसपास की
की कमी आ सकती है, क्योंकि जितने टैरिफ ऊंचे होंगे, अमेरिका अपने यहाँ आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी जितनी ज्यादा बढ़ाएगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में महंगाई और जिंदगी जीने की लागत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। जैसे भारत से जाने वाले सामान पर अगर 25% ड्यूटी लगा देगी तो सामान बाजार में 25% हो जाएगा। इसके अलावा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है अमेरिका का, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, दुनिया का हर देश अमेरिका के बाजार में अपना सामान बेचता है, तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ पूरी दुनिया के सभी देशों पर लागू होंगे, भारत भी उसमें शामिल है। भारत, वियतनाम और थाईलैंड उससे सीधे प्रभावित है, पर बहुत सारे अन्य देश हैं, यूरोपीय समुदाय के भी देश हैं जिन पर इसका असर पड़ेगा। तो इससे उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गहरी चोट लगेगी, क्योंकि उन देशों के निर्यात में कमी आएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका इससे अपना ट्रेड बैलेंस बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट उतना कम नहीं होगा, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ने का खतरा है। मैं एक आंकड़ा चेक कर रहा था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ऊपर लगभग 625 बिलियन से 1200 बिलियन डॉलर के आसपास का बोझ पड़ेगा अमेरिका के परिवारों पर इन टैरिफ को बढ़ाने से। उनकी जिंदगी जीने की लागत करीब करीब 625 से 1200 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगी, और कई मामलों में इन टैरिफ के कारण अमेरिका में सामानों की कीमत 12% तक बढ़ सकती है। तो ये एक तरीके का कोलेटरल डैमेज है। पर डोनाल्ड ट्रंप जितने रिजिड और जितने एग्रेसिव हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ, इससे पहले की चर्चाओं में दिखाई दिए, तो वो इस बात से पूरी तरह मुतमईन है कि वो ये टैरिफ के नए नियम दुनिया में लिखने जा रहे हैं, और इसके बाद एक बड़े टैरिफ वार का खतरा है, क्योंकि दुनिया के कोई भी देश रेसिप्रोकल टैरिफ को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भारत ने भी इस तरीके की एक समस्या की चुनौती डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में झेली थी, और आपको याद होगा शुभम कि फिर भारत ने भी रिटेलिटरी टैरिफ लगाया था अमेरिका से आने वाले इंपोर्ट्स पर। इस बार उसकी चर्चा नहीं हो रही है, पर पिछले दौर में भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर सीधा टकराव हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के दौर में। तो ये परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है। व्हाइट हाउस ने अलग अलग देशों के टैरिफ लाइंस का अध्ययन करना शुरू कर दिया है, उससे अमेरिका के में जो उन सामानों पर लगाया जाने वाली अमेरिका के उनके सामानों पर जो ड्यूटी लगाई जाती है उसका तुलना करना शुरू कर दिया है, और शायद अप्रैल से, मार्च के एंड से और अप्रैल से ये रेसिप्रोकल टैरिफ अमल में आ जाएंगे पूरे देश में, और इसी का असर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय शेयर बाजारों में बेचैनी के तौर पर दिख रहा है। सर, एक और सवाल ये था कि भारत अपना बचाव कर कैसे सकता है, क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि आपने जिस तरह डराया, मतलब डराया क्या बताया मुझे, लेकिन डर लगने लगा कि अगर ये स्थिति है तो महंगाई और हर तरफ से मार होगी। भारत कैसे अपने को बचाए, कैसे सेव कर सकता है? मतलब मुझे लगा कि कल की बातचीत में शायद डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ टैरिफ के मामलों पर कुछ चर्चा करेंगे, पर वो स्टेटमेंट में नहीं आया, और आश्चर्य की बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री के सामने ये सारी बातें कही, और उन्होंने ये कहा। तो भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के उद्योगों को तो इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि वो जो निर्यात वहां कर रहे हैं और वहां से जो निर्यात आ रहा है उस पर वो ड्यूटीज आएंगी, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले को बदलते नहीं आने वाले समय में। क्योंकि ये ग्लोबल फैसला ले रहा है अमेरिका, तो शायद इसमें इतनी जल्दी से वापस लिए जाने की संभावना नहीं है। भारत की तरफ से भी इसलिए उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में बहुत कुछ यील्ड नहीं किया गया। जो डिप्लोमेटिक बात भीतर से समझने वाली है, गुडी गुडीज अच्छी थी, अच्छे हग्स थे, हैंडशेक थे, अच्छी फोटोज थी, किताबों पे लिखा गया था, लेकिन भारत के लिए भारत ने भी अपनी तरफ से कुछ बड़ा दिया नहीं डोनाल्ड ट्रंप को इस बैठक में। बातचीत और चर्चाएं तो बहुत थी, कुछ बड़ी चीज ऑफर नहीं की गई, क्योंकि भारत इस टैरिफ के मार्ग से बचने के लिए क्या समझने की तैयारी कर रहा है। करीब हो यह सकता है कि करीब करीब जो अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली चीजें, 30 प्रमुख चीजें, उन पर टैरिफ की दरें घट सकती हैं। डिफेंस और एनर्जी की खरीद को बढ़ावा देने की बात चल रही थी, लेकिन वो शुरू भी हुई, पर रेसिप्रोकल टैरिफ तो वापस नहीं हुए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका असर भारत के जीडीपी पर और उत्पादन में कमी को पर दिखाई देगा। हाँ, एक रास्ता जरूर है, और शायद इसीलिए जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में भारत और अमेरिका के बीच एक बायलैटरल ट्रेड डील की बात शुरू हुई। हाँ, अगर वो डील जल्दी तेजी से चर्चा में आ जाती है और उस पर सहमति बन जाती है, जैसा कि 2025 के अंत तक का समय रखा गया है, तो भारत इस रेसिप्रोकल टैरिफ से बच सकता है। लेकिन उस डील में भी डोनाल्ड ट्रंप जितने बड़े नेगोशिएटर हैं और जितने आक्रामक ट्रेड नेगोशिएटर हैं, उस टैरिफ डील में भारत की सीमा शुल्क दरों को अमेरिका की दरों के आसपास ही लाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उस डील के अंदर अमेरिका से आने वाले मोटरसाइकिल पर हम 100% ड्यूटी लगाते रहे और अमेरिका में वो सामान 5% में जाता रहे। तो अब ये रियलिटी चेक है जिसे भारत के व्यापार कूटनीति को गहराई से
से समझना होगा और डोनाल्ड ट्रंप इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और पूरी दुनिया में इस टैरिफ वार का असर हमें दिखाई देगा। सर कुछ भी हो, टैरिफ का क्या होगा क्या नहीं होगा, भारत का क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा, बाजार लेकिन जब सर की स्थिति वही हो गई, और ज़्यादा सहम गए, मरते को 4 लातें और लगा दीजिए, वो स्थिति बाजारों की हो गई। तो बाजारों के संदर्भ में इसे कैसे समझा जाए सर? भारतीय शेयर बाजार जैसे सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत के ब्यौरे सामने निकल कर आए, उसके बाद ये संभावित था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर में रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं रोके जा सके। बाजार में उम्मीद थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री को वहां देखते हुए इस टैरिफ की प्रक्रिया को थोड़े समय टालने की कोशिश करेंगे। तो अब तो बाजार की कंपनियां जो अमेरिका को निर्यात कर रही हैं, जो अमेरिका के बाजार में सामान बेच रही हैं, वो उसका असर समझने की कोशिश कर रही हैं और उसका असर उनकी बैलेंस शीट पर दिखाई देगा। इसीलिए हमने शेयर बाजार में आज फिर तेज गिरावट देखी, तेज करेक्शन देखा, बिकवाली देखी। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात ये यहाँ शुभम समझना जरूरी है और ये वास्तविकता है, ये तथ्य हैं जो फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट्स चुनौतीपूर्ण हैं, थोड़े डरावने भी हैं। उसकी वजह यह है कि जब कोई दुनिया का एक बड़ा देश, बड़ा व्यापारी देश जो सबसे ज्यादा सामान खरीदता है, वो रेसिप्रोकल टैरिफ को अपनी पॉलिसी बना देता है, तो दुनिया के अन्य देश भी फिर आपस में वैसा करना शुरू करते हैं कि एक देश दूसरे देश की ड्यूटी पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना शुरू करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप यहां से एक बहुत बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के सामने खोल रहे हैं कि ये बात केवल अमेरिका और भारत के, अमेरिका और थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम के बीच के कारोबार के बीच की नहीं होगी, ये फिर थाईलैंड और वियतनाम के बीच में भी, वियतनाम और जापान के बीच में भी और बाकी दुनिया के अन्य देशों के बीच में भी होगा जिनके द्विपक्षीय व्यापार है। और रेसिप्रोकल टैरिफ जिनको आमतौर पर नहीं माना जाता था, माना जाता था कि अमेरिका एक बड़ा देश है और अमेरिका ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए वो अपने यहाँ अपने बाजार में बाधाएं कम रखता है, जिससे कि दुनिया के देशों को उसके बाजार में अपना सामान बेचने का मौका मिल सके। और यही वो WTO के तहत जो फेयर ट्रेड की व्यवस्था थी कि जो बड़े देश हैं, जिनके पास ज्यादा पूंजी है, जिनके पास ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो छोटे देशों को सामानों को खपाएं क्योंकि छोटे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उसका मदद मिलेगा। वो सारी दिशा तक उलट गई है और इसलिए ये आने वाले समय में ये चीजें नए नए तरीके से पूरी दुनिया में निकलकर सामने आएंगी। हमें अभी अन्य देशों की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। भारत की तरफ से भी रेसिप्रोकल टैरिफ पर कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमें देखना होगा कि भारत सरकार अपनी तरफ से इसके असर के बारे में क्या कहती है, किस सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, कितने उत्पादन में कमी आएगी, ये हमें देखना होगा। पर शेयर बाजार इसका असर जज्ब करने की, समझने की कोशिश कर रहा है और उस दबाव के कारण लड़खड़ा रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम मुद्दों पर विस्तार से विश्लेषण करने के लिए। पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये शो काफ़ी पसंद आया होगा। आप लोगों का भी बहुत सारा शुक्रिया। कल तो नहीं, हाँ अब मंडे को आऊँगा, मंडे को फिर आऊँगा आपके पास बोनस पॉइंट लेकर अंशुमान जी से चर्चा करने के लिए। लेकिन कल शाम को एक नया शो द बोनस लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है द शुभ लाभ शो, जहाँ पर हम देश के चुनिंदा लोगों से पॉडकास्ट में बात करेंगे और नए रहस्य खोलेंगे धन की दुनिया के, पैसों की दुनिया के। कल का पहला पॉडकास्ट बड़ा अहम है, ज़रूर देखिएगा। कारण इसलिए कि केवल जीवन में कमाना ज़रूरी नहीं है, कमाने के बाद आपकी संपत्ति आपकी अगली पीढ़ी को अच्छे से ट्रांसफ़र हो सके, ये भी बहुत ज़रूरी है। परिवार में आप जब जाएं तो संपत्ति छोड़कर जाएं, विपत्ति छोड़कर ना जाएं, झगड़े छोड़कर ना जाएं। आपके परिवार में भी कोई स्थिति हीरानंदानी ग्रुप, रेमंड्स जैसी या किसी कल्याणी ब्रदर्स जैसी या फिनोलेक्स केबल जैसी ना आए जो परिवार के झगड़ों में, कोर्ट में, कचहरी में फंस जाएं। बहुत कुछ है कल के पॉडकास्ट में। शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलिए हमारे साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।